आपका इस टाइम पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सोसाइटी ने, स्टेट ने आपको रोक रखा है पिज़्ज़ा खाने से। आप बिल्कुल आज़ाद हो और आपकी स्वतंत्रता किसी ने छीनी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है पिज़्ज़ा खाने के लिए। मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर लिबर्टी का मतलब क्या होता है, किस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि इसके पास लिबर्टी है या नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट चैप्टर फर्स्ट है हमारा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की बात करने वाला हूँ। डिफरेंसेस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक को पूरे हलवे की तरह समझाऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, मजा आएगा दोस्त आज इस टॉपिक को समझने में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है। ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं। आई होप आपने मेरी उन वीडियोज़ को देख रखा जिसके अंदर मैंने आपको ये समझाया हुआ है। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब सिर्फ इतना होता है, मैं आपको आसानी से समझा दूँ तो लोगों को कितनी लिबर्टी मिलनी चाहिए और स्टेट को कितनी पावर्स मिलनी चाहिए, हम ये डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। या आप यूँ कह सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये बताता है कि लोगों को कितनी लिबर्टी दे और स्टेट को कितनी पावर्स दे। अगर दोनों को हम बराबर तरीके से देंगे, बैलेंस बना रहेगा, तो ना ये परेशान होंगे ना स्टेट को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर इसके पास ज़्यादा पावर्स आ जाएगी तो ये लोगों की लिबर्टी में रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, अलग अलग तरीके से उनको परेशान करेगा। और यही तो होता था मिडिएवल इसके अंदर। राजा महाराजाओं की शक्ति ज़्यादा हुआ करती थी, वो किसी की सुनते नहीं थे। मेजोरिटी का रूल हुआ नहीं करता था, एक बंदा पूरा शासन चलाया करता था। तो ये नहीं होना चाहिए भाई। और इन्हीं सब चीज़ों को हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर डिस्कस करते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी हमें यही बताता है कि लोगों को कितनी हम लिबर्टी दें, उनको स्वतंत्रता कितनी मिलनी चाहिए और स्टेट को पावर कितनी मिलनी चाहिए। एक टॉपिक है यहाँ पे कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, अवधारणाएं। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कंसेप्ट्स को पढ़ा जाता है जो हमें ये बताते हैं कि लोगों को कितनी लिबर्टी मिलनी चाहिए, लोगों को जस्टिस कितनी मिलनी चाहिए, लोगों को जस्टिस मिलनी चाहिए, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी। कुछ ऐसे थ्योरीज हैं जिनको हम कंसेप्ट कहते हैं, जो धरती पे आने के बाद इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी को अवधारणा ही कहा जाता है या कंसेप्ट कहा जाता है। कंसेप्शन, कौन कौन से कंसेप्शन मैंने आपको बता दिया ना। लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, जस्टिस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया। जितने भी ये थ्योरीज होते हैं इन सभी को अवधारणा ही कहा जाता है और इन सभी को पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ाया जाता है। इन सभी अवधारणाओं में से जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आज की इस वीडियो में हम लिबर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। लिबर्टी का डेवलपमेंट कब और कैसे हुआ, चलिए इंट्रोडक्शन में पहले हम ये समझते हैं। इसका डेवलपमेंट होता है मध्य युग से, मिडिएवल एज से। देखो इतिहास को हमने अपने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री, जब राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था, लेकिन उस टाइम इतना नहीं देखा गया जिस टाइम मिडिएवल एज में देखा गया राजतंत्र का युग। राजतंत्र मतलब कह सकते हो कि राजा महाराजाओं के साथ साथ धर्म का बोलबाला हुआ करता था। स्टेट धर्म के अकॉर्डिंग चलता था। अब आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करोगे तो ईसाई धर्म का बोलबाला हुआ करता था। कानून चर्च के द्वारा कहने पे बनाए करते थे। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो मिडिएवल एज के अंदर धर्म के बोलबाला यानी कि रिलीजन, स्टेट और रिलीजन दोनों आपस में जुड़े हुए थे। तो इस टाइम सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग की गई। किसकी मांग की गई? लिबर्टी की मांग की गई कि भाई मिडिएवल एज के अंदर ये जो स्टेट और रिलीजन एक है ना, धर्म और राज्य जो जुड़े हुए हैं आपस में, ये दोनों को अलग करो, तभी व्यक्ति को असली स्वतंत्रता मिलेगी। धर्म के अकॉर्डिंग राज्य नहीं चलना चाहिए, दोनों अपना अलग अलग मामला है। तो सबसे पहले मिडिएवल एज के अंदर यानी जो मध्य युग है उसके अंदर स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी की मांग हुई। ऐसा नहीं इससे पहले नहीं हुई, लेकिन ऑफिशियली तरीके से हम कहें तो यहीं से स्टार्ट होती है मॉडर्न एज, यानी कि मिडिएवल एज के बाद अब आ जाता है हमारा 15 to 16 सेंचुरी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर। इसमें क्या होता है, जो राजा महाराजाओं का शासन होता है उससे लोग तंग आ चुके होते हैं। अब उनको ये लगता है कि हमें राजतंत्र को उखाड़ के फेंकना है। अब आप इस तरह के समझिए इसको, चाहे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें जिसके अंदर लुई 16वां को गद्दी से उखाड़ के फेंका गया। लोगों ने रिपब्लिक स्टेट बनाने के लिए, एक फ्रांस को स्वतंत्र करवाने के लिए किस तरीके से लोगों पे हैवी टैक्स लगा लगा कर पूरा खून चूसा जा रहा था हम लोगों का, और ये लोगों ने समझा। तब जाके दोस्त वहाँ पे हमने देखा कि इक्वलिटी का कंसेप्ट आया, लिबर्टी का कंसेप्ट आया, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट आया। ये नारा है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो वहीं से ये सब निकल कर आया। इससे और भी देश इंस्पायर हुए जो गुलाम थे। तो गुलाम देशों ने अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड करी, हम लिबर्टी चाहते हैं। इंसान धरती पर आया ही लिबर्टी लेकर है। हमको लिबर्टी किसी ने, इंसान ने नहीं दिया, ये तो नेचर ने दिया है। जॉन डॉल्स का कहना था। तो इसी वजह से अब देश
लोग इंस्पायर होने लग गए। 16th सेंचुरी के अंदर मोनार्की को ख़त्म करके यानी कि राजतंत्र को ख़त्म करके किसकी डिमांड उठी? किसकी डिमांड उठी? लोकतंत्र लाने की डिमांड उठी। क्लियर है? यानी कि स्वतंत्रता आने की बात यहाँ से कही गई मॉडर्न एज के अंदर। 17th सेंचुरी के अंदर बहुमत और सरकार की जो तानाशाही है इसको ख़त्म करके लोगों को स्वतंत्रता देने की बात की गई। मिडिवल एज को डार्क एज के रूप में जाना जाता है, अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सामंतवाद, जो लैंडलॉर्ड्स है वो एग्रीकल्चर के दौरान आप कह सकते हो कि राजा सामंतवाद यानी कि सामंत अलग अलग लैंडलॉर्ड जमींदार वगैरह बेचारे किसानों का बड़ा खून चूस रहे थे इस टाइम, क्योंकि इसी टाइम समाज के अंदर धर्म का बोलबाला प्लस राजा और ये सब मिलकर आम लोगों पे हैवी टैक्स लगा के उनसे हैवी टैक्स लेते और इस समाज के अंदर अंधकार का युग चल रहा था। जब रिनेंस आया, डैट मीन जब पुनर्जागरण काल आया, तो लोगों के अंदर ये बुद्धि आई कि हमारे पास वो बुद्धि है, वो तर्क शक्ति, लॉजिक, कोई ऐसा है तो वो क्यों है, क्वेश्चन करने की पावर लोगों के अंदर आ गई। आप कह सकते हो कि अलग अलग जीन बोंदा हो गया, रूसो हो गया, डेविड रिकार्डो हो गया, होब्स हो गया, जेम्स मिल, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा समाज के अंदर लोगों में कहते नहीं जान फूंक दी गई। भाई क्वेश्चंस करो, तभी हम एक इंसान का मतलब क्या है, हम रैशनल है, हम विवेक है हमारे पास, और विवेक का मतलब ये है कि हम अच्छाई और बुराई में डिफरेंसेस कर सकते हैं और हमें ये पता होना चाहिए। तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर उतना ना होकर मिडिवल हिस्ट्री के अंदर बहुत तेज़ी से स्वतंत्रता की डिमांड हुई और आगे चल के मोनार्की, और जब हमने देखा कॉलोनिज्म स्टार्ट हुआ, किस तरह के देशों को गुलाम बनाया गया, उपनिवेशवाद के विरोध में स्वतंत्रता की मांग की गई। तो चलिए, ये तो हमारा पूरा टॉपिक इंट्रोडक्शन का था। इस उदारवाद और मार्क्सवाद, उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, मार्क्सवाद मतलब मार्क्सिज्म। उदारवाद का मतलब ये होता है जो सोसाइटी के अंदर सभी लोगों को लिबर्टी देने की बात करते हैं, इक्वलिटी देने की बात करते हैं, सभी के पास जस्टिस होनी चाहिए और डेमोक्रेसी के साथ बहुमत का शासन यानी कि रूल ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये वही लिबरलिज्म है जो स्टार्टिंग से चली आ रही है और जब तक रही है और अभी भी चल रही है। लेकिन बीच में मार्क्सिज्म आया क्योंकि इसने ये कहा, क्योंकि उदारवाद का मानना था कि जो स्टेट है ना, राज्य है, वो मिनिमम काम करे, वो कम से कम काम करे, बाकी लोग अपना काम खुद ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उदारवाद लोगों को रैशनल कहता है, और रैशनल का मतलब होता है कि जिसके पास विवेक है वो अपना काम सही है या गलत है वो खुद समझ के अपने तरीके से कर लेगा। क्योंकि अगर स्टेट इंटरफेयर करती है तो इसके लिबर्टी में सीमित यानी कि लिमिटेशन आ जाएगी और इसके लिबर्टी को खतरा हो जाएगा। इसलिए उदारवादी लोग कहते हैं कि लोग रैशनल है, काम खुद ही कर लेंगे, स्टेट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से आगे चल के क्या हुआ, स्टेट के इंटरफेयर ना करने की वजह से अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद एक नई विचारधारा आई कार्ल मार्क्स के द्वारा। जर्मनी का रहने वाला था, यह 1818 में इसका जन्म हुआ था। मार्क्सवादी विचारधारा ये कहता है कि जो समाज में जो पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने गरीबों का खून चूस कर ये अमीर हुए हैं, इसलिए इन अमीरों की धन दौलत जो है, रिसोर्सेज, इनको ले लेना चाहिए और स्टेट को दे देना चाहिए और सब कुछ अब स्टेट संभालेगा। इन कैपिटलिज्म को, इन पूंजीपतियों को ख़त्म कर दो, इनकी रिसोर्सेज सभी स्टेट ले ले और किसान और मजदूरों का शासन होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये बहुत आइडियोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ते चले गए और इतना हुआ कि ये फर्स्ट आइडियोलॉजी ऐसी थी जो रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया में सबसे पहले इंप्लीमेंट कर दी गई। फिर चाइना हुआ, म्यांमार, काफ़ी जगह मतलब ये चलते रही। भारत के जवाहरलाल नेहरू भी इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्टेड थे। और आपने अगर पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कार्ल मार्क्स नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, बड़ी भयंकर थ्योरी है यार। मेरी वीडियोस देख लेना आप कार्ल मार्क्स वाली, मज़ा आ जाएगा आपको। तो उदारवाद और मार्क्सवाद, तो ये दो विचारधारा है। तो अब हम टॉपिक में जितने भी थिंकर्स के नाम पढ़ेंगे वो सभी थिंकर, मोस्टली थिंकर जो होंगे वो उदारवाद वाले होंगे। तो जब भी मैं उदारवादी थिंकर नाम बोलूँगा तो आप ये समझ जाना, अच्छा ये वही बंदा है जो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी और स्टेट मिनिमम वर्क करे, इसकी बात करता है। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है हम पहले ये समझते हैं। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सबसे पहले टॉपिक में हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, परिचय दो उस टॉपिक का, उसके बाद डेफिनेशन दो, जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसकी परिभाषा बताओ, और उसके बाद जो अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी स्टेटमेंट बताओ कि इस फलाना बंदे ने लिबर्टी के बारे में अपनी इस बुक के अंदर, जो ये बुक 1990, 80, 1990 जब वो आई थी, उस सन बताओ उसका, इस बुक के अंदर इसने ये कहा है। अगर आप कसम से बताता हूँ, आपने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, थिंकर की व्यूज़ टू द पैराग्राफ आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद एक लास्ट में एवोल्यूशन मूल्यांकन दे दिया, टॉपिक में क्रिटिसाइज है तो क्रिटिसाइज कर दिया, और सबसे लास्ट में अगर आपने कंक्लूजन लिख दिया
टीचर आपका दीवाना हो जाएगा, बोलेगा कहाँ से पढ़ के आ गया भाई ये। यही सेम फॉर्मेट में आपका पेपर में लिख के आना है। सब जरूरत हो तो डायग्राम यूज़ करना, अभी आपको बताऊंगा डायग्राम कैसे यूज़ करते हैं। आंसर पूरा कचरा हो जाएगा अगर थिंकर के व्यूज़ नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद याद करो, जब हम 9th 10th 11th 12th में पढ़ा करते तो हम ईयर्स को याद नहीं कर पाते थे कि अच्छा फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई है, तो हम भूल जाया करते थे ये। भाई अमेरिका कब आज़ाद हुआ 1776 में, तो हम ये भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद करना है आपको। भाई नेटो आपने पढ़ा होगा नेटो के बारे में, भाई नेटो कब बना यार, ये प्रैक्टिस आएगा आपको। 4 अप्रैल 1949 को नेटो बना। अगर हम इन चीज़ों को याद कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ उस टाइम परेशान करती थी, अब आपको ये चीज़ परेशान करेगी। थिंकर्स के व्यूज़ भी आपको याद करना है, थिंकर्स ने कौन से बुक्स लिखी आपको ये भी याद करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अब जो बताने वाला हूँ, ये जो स्लाइड्स दिखा रहा हूँ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल में, उसमें आपको स्लाइड्स दे दूंगा। इस स्लाइड्स की दबा के प्रैक्टिस करना। हिंदी मीडियम में ऊपर होगा और इंग्लिश मीडियम में नीचे लिखा होगा। मेजोरिटी हमारे पास हिंदी मीडियम वालों की है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा दोनों को ही लेकर चलो। चलिए यहाँ पे बात करते हैं पहले टॉपिक में, आखिर स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। अभी तक जिस टॉपिक पे मैंने बात किया है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। स्वतंत्रता, ये जो शब्द है ये एक लैटिन के लिबर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी रुकावट ना हो, रोक टोक ना हो। इसका मतलब क्या होता है, लिबर का मतलब। और लिबर से ही बना है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। इसका मतलब भी यही हुआ कि आपके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, आप जो मन में आए आप वो कर सकते हो। आपको पूरी आज़ादी है, बोल सकते हो, आप कहीं जा सकते हो, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, डेट्स अप टू यू। आपके ऊपर पूरी आज़ादी है। तो ये मतलब है किसका, लिबर्टी का। स्वतंत्रता जो है, इसका जो विचार है ये आधुनिक युग की देन है, क्योंकि यूनानी युग के और मध्य युग के अंदर ये विचार कहीं था ही नहीं। लेकिन जितने भी ये कंसेप्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी, ये सभी जो थ्योरीज है ये सब यूनान की देन है, जहाँ प्लेटो अरिस्टोटल का जन्म हुआ भाई। तो लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो मिडिवल एज से निकल कर आया है। तो ये चीज़ आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के दो एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि जो लिबर्टी है इसके दो रूप में हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और दूसरा है अ कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के अंदर अपने आप में, जब इंसान धरती पर जन्म हुआ था, उसका पैदा हुआ था, तो उसके अंदर लिबर्टी के गुण थे। वो अपने आप में ही आज़ाद पैदा हुआ था। ऐसा होता नहीं उसके हाथ में कोई चैन बंधी हुई हो, है, ऐसा तो है नहीं था। तो इंसान के जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, ये उसकी एक गुण है। तो पहले एस्पेक्ट में हम लिबर्टी को गुण मान के चलते हैं, उसकी क्वालिटी है, एक इंसान की क्वालिटी है। दूसरा क्या है, कंडीशन है, एक इंसान की कंडीशन में उसको लिबर्टी मिलती है। तो इन दोनों चीज़ों को हम पहले डीपली समझते, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग का मतलब ये हुआ, यानी कि एक मानवीय गुण के रूप में। देखो, जब इंसान पैदा धरती पर हुआ था, जब याद करो, जब स्टार्टिंग में धरती पे जब लोग आए थे, पेड़ों पे रहा करते थे, उनको ये पता ही नहीं था भाई रहते कैसे, खाते क्या है, सब कुछ की जानकारी तो उनको थी नहीं भाई। इसीलिए जब इंसान प्राकृतिक नियमों को, जो नेचर के रूल्स है, उनको जान ले, उनके रहस्यों को जान ले, और उनको जानने के बाद अलग अलग चीज़ों को डेवलप करते जाए, इससे आगे चल के सभ्यता बन जाती है। एग्जाम्पल दूँ, जब इंसान पेड़ों पर रहा करता था, पेड़ से वो नीचे रहने लग गया, और टाइम बीतता, जैसे कि वो पत्थरों के औजार बनाता था, मांस जानवरों को मार के खाया करता था, यही होता था। लेकिन जब आग की खोज हो गई आगे चलकर, अब वो कच्चा ना खाकर आग पे पका के खा रहा है, अब उसको और स्वादिष्ट लग रहा है। थोड़ा और आगे जाकर हमने कृषि की खोज कर दी, यानी एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हो गई। एग्रीकल्चर की खोज होने के बाद आगे चल के लोहे वगैरह जब खोज होने लग गई, तो आगे चल के और डेवलप हो गया। इससे क्या हुआ, सभ्यता बनी। आया समझ में आपको। तो इंसान अगर लिबर्टी उसके अंदर नहीं होती, अगर उसके अंदर ये सब गुण नहीं होते, तो क्या वो ये सब चीज़ कर पाता, वो पेड़ों पे ही रहता, वो आज भी नंगा ही घूम रहा होता। आया आपको समझ में। तो लिबर्टी हमारे अंदर एज अ क्वालिटी के रूप में दिया गया है, हम बिल्कुल भी बंधे हुए नहीं हैं। इंसान के अंदर लिबर्टी की क्वालिटी है। इसी वजह से जब एक इंसान पेड़ों पर रहने वाला, उसने सभ्यता बना दी, उसने इतनी सिविलाइजेशन को क्रिएट कर दिया, और भारत की हड़प्पा सभ्यता सबसे पहली सभ्यता भी कहलाई आगे चल के, और आज की सभ्यता देख ही रहे हो। तो इंसान की क्वालिटी है स्वतंत्र रहने की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि सामाजिक जीवन की एक दशा के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान कुछ गोल बनाता है और उस गोल को वो प्राप्त करना भी चाहता है, उसके लिए पूरी
सक्षम है वो, ठीक है। तो एक इंसान के पास कैपेसिटी है, एक इंसान के पास क्षमता है, तो वो उसको पूरा कर सकता है, वो उसको प्राप्त कर सकता है, वो जो मन चाहे वो कर सकता है। लेकिन राज्य को ये चाहिए, स्टेट को या गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसको कोई रोक टोक ना करे उसके काम में। जब वो काम करने में सक्षम है, वो उसके पास कैपेसिटी है, तो वो कर सकता है उस काम को। तो अनरिजनेबल रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि अनरिजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये? अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ लेने दो, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एस्पेक्ट ये है, जो इंसान सक्षम नहीं है उनको तो ऐसा छोड़ नहीं देंगे, यानी जिसके पास कैपेसिटी नहीं है उसको छोड़ तो देंगे नहीं ऐसे कि भाई नहीं तू मर जा भाई, तू धरती का बोझ है, छोड़ तो देंगे नहीं। तो यहाँ पे आता है एक स्टेट का नया फॉर्म, उसको कहा जाता है वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ पे आता है कल्याणकारी राज्य, जो उन लोगों की हेल्प के लिए आता है जिनके पास क्षमता नहीं है, उन लोगों के मुकाबले जो आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग पीछे रह जा रहे हैं। इसलिए अब क्या होगा, वेलफेयर स्टेट के तहत सरकार उनकी सहायता करेगा, या उनके जो अक्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी जो नहीं है उस चीज़ को प्राप्त करने की, वो उसको फुलफ़िल करेगा, उनको स्किल सिखाएगा, उनको फैसिलिटीज़ देगा, उनको मतलब कि हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, अलग अलग तरीके से उनको फैसिलिटी देके उनको भी उनकी बराबरी लाने की कोशिश करेगा। तो ये वेलफेयर के स्टेट का कंसेप्ट है ये, जो कि आज का जो हमारा स्टेट है, जैसे कि रोजगार की, हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन की बात करता है, तो वेलफेयर स्टेट का ही ये कंसेप्ट है ये। तो आपको ये चीज़ समझ में आया? तो ये चीज़ मैं आपको डायग्राम में इसलिए समझा रहा हूँ, एग्जाम में अगर आप डायग्राम में ऐसे लिख कर आओगे टीचर दीवाना हो जाएगा आपके। वही बात अगर अब मैं आपको ये चीज़ पूरे पैराग्राफ में पढ़ कर बताता तो ये बहुत लंबी कहानी हो जाती। यही चीज़ आपको डायग्राम में बताना है। सबसे पहला है एक मानवीय गुण के रूप में, इंसान के अंदर क्वालिटी, लिबर्टी की स्टार्टिंग से ही है, तभी वो सिविलाइजेशन को बना पाता है, अलग अलग कल्चर को अडोप्ट कर पाता है। और दूसरा है एक कंडीशन के रूप में, और इसी को पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कंसिडर किया जाता है। उसके कुछ गोल्स हैं और उस गोल्स को प्राप्त करने के उसके पास कैपेसिटी भी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। स्टेट उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, अनरिजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जहाँ पे जरूरत पड़ी वहीं पे लगा सकता है वो। मान लो मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे दूसरे को दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम सरकार आए, उस टाइम स्टेट आकर हो सकता है। बट कंसेप्ट है, आपको ये समझ में आना चाहिए, जो कि फ्रीडम यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के दो पक्ष, ठीक है, दो फेवर में बताया जाता है। ये चीज़ समझ में आ जाने के बाद अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा की। परिभाषा का मतलब जो डेफिनेशन अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले सीले देखो, एक्चुअली में होता क्या है कि जो थिंकर की व्यूज़ है उनको हमें एज इट इज़ लिखना होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा में होता है। अगर आप इन्वर्टेड कोमा में डाल के लिख रहे हो एग्जाम के अंदर तो आपको सेम लिखना होगा एज इट इज जो इसने कहा है। अगर आप इन्वर्टेड कोमा नहीं डाल रहे तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो। सीले के अनुसार क्या है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, यानी कि कोई अगर निरंकुश हो जाता है, कोई डिक्टेटर बन जाता है, कोई मतलब कि अत्याचारी बन जाता है, तो उनसे बचाने के लिए लिबर्टी, स्वतंत्रता जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, मैकिन के अनुसार ये क्या कहता है, स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। जो फ्रीडम है ये सभी रेस्ट्रिक्शन का अब्सेंस नहीं है, ये उन रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताता है जो जरूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग। अब मान लो कि आपका कल एग्जाम है और रात को 12-2 बजे मैं दबा के डीजे बजा रहा हूँ, आपको पढ़ने ही नहीं दे रहा हूँ, मत पढ़ तुम, मरते फेल हो जा है, तो ये एक मानसिकता अलग हो जाएगी जिसकी वजह से पुलिस डंडा लेकर आएगी और अंदर दे देगी। समझ में आ गया आपको? इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर एक के काम से दूसरे को इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी पूरी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे जब पड़ेगा तो उस टाइम स्टेट क्या करेगी, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, तो इनका मैकिन का यही कहना है। एंड नेक्स्ट एक बुक है एसे ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 में आई थी। ये किसकी बुक है? ये बुक है J.S. मिल की, जिसको जॉन स्टुअर्ट मिल कहा जाता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, J.S. मिल की बुक है ये। J.S. मिल के द्वारा कहा गया है इस बुक के अंदर, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, यानी कि प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसको नेगेटिव लिबर्टी के अंदर रखा जाता है, यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी है, तो अलग अलग थिंकर्स होंगे, किसी को नेगेटिव लिबर्टी में बोला जाएगा, किसी को पॉजिटिव में बोला जाएगा। तो J.S. मिल को नेगेटिव लिबर्टी में रखा जाता है। तो इसने कहा है कि प्रतिबंध नहीं होना चाहिए भाई, तभी लिबर्टी होगा। ठीक है, प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है, यानी कि जितने भी प्रतिबंध होते हैं सब के सब खराब हैं, और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। एक इंसान जो मन चाहे वो कर सकता है और उसको करने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको इस काम में रोको, इस काम में रोको, जो मन चाहे वो करे। कोई चाहता है कि नहीं भाई मेरे को ज़िंदगी में मन नहीं कर रहा जीने का, फांसी लगा लेता हूँ या मैं सुसाइड कर लेता हूँ, लगा लेने दो, उसकी मर्जी भाई। किसने कहा है? J.S. मिल के द्वारा कहा गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए
कि इसलिए इसको नेगेटिव में रखा गया। और आज क्या है, आज आपको पता है कि आप फांसी या सुसाइड खुद से नहीं कर सकते, यानी कि सुसाइड आप करने की कोशिश करते हो और पकड़े जाते हो उस टाइम, तो ये भी इलीगल है भारत के अंदर। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, ये जेम्स मिल के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। एंड व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है, जो मन चाहे वो कर सकता है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा जो माध्यम है वो बहुमत समाज है। ये कहता है कि जिस सोसाइटी के अंदर एक समान विचारधारा वाले लोग अगर सबसे ज़्यादा हैं, तो उन लोगों को ये दबा देंगे जो बहुत कम विचारधारा वाले लोग हैं। अब मान लो कि एक एग्जांपल देते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि हमने देखा श्रीलंका के अंदर सिंगली लोग हैं प्लस तमिल लोग हैं। तो सिंगलियों ने अपनी विचारधारा को एंड अपने आप को सबसे सुप्रीम रखा, और तमिलों को पॉलिटिकल राइट्स एंड लीगल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स सबसे इनको वंचित कर दिया। तो हमने देखा कि 17 और 80 90s के डिकेड्स में किस तरीके से दंगे हुए वहाँ पे श्रीलंका के अंदर, और आज उसकी हालत क्या है हम सब जानते हैं, ठीक है। तो सीमित करने वाला सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है बहुमत। तो ये बोलता है कि राज्य या सरकार दुश्मन नहीं है लिबर्टी की, बहुमत है, मेजोरिटी है। तो इसलिए मेजोरिटी और माइनॉरिटी इन सबको देखना है हमें, वरना लिबर्टी को खतरा हो जाएगा, जेम्स मिल का कहना है। नेक्स्ट जेम्स मिल यहाँ पे क्या कहता है भाई, यह स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के हित में होगी। समाज की प्रगति ज्ञान के विकास पर निर्भर करती है। अगर लोगों की बुद्धि बढ़ रही है तो समाज में प्रगति होगी। मतलब ये हुआ कि लोगों के पास लिबर्टी है। जेम्स मिल यहाँ पे क्या कहता है कि स्वतंत्रता को ये दो कामों के हिसाब से बांट देता है। वर्ग के आधार पर स्वतंत्रता दो प्रकार की है। किसके द्वारा कहा गया है, ये जेम्स मिल के द्वारा कहा गया। पहला है सेल्फ रिगार्डिंग, यानी कि स्वयं से संबंध होना। अगर कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसका संबंध या जिसका इम्पैक्ट उसे के ऊपर पड़ता है, तो ऐसे कामों पे सरकार रोक नहीं लगा सकती, वो इंसान वो काम कर सकता है। दूसरा है अदर रिगार्डिंग, यानी दूसरों से संबंधित। जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसका इम्पैक्ट किसी दूसरे पे पड़ता है, तो इस काम में स्टेट रोक लगा सकती है, इसको कहा जाता है अदर रिगार्डिंग। तो ये वर्ग के आधार पर जेम्स मिल के विचार हैं, जिसके वजह से इसने दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया है लिबर्टी को। बात करने वाले हर्बर्ट स्पेंसर के विचार। अब ये भी एक यहाँ पे बंदा आ गया भाई, हर्बर्ट स्पेंसर बड़ा तगड़ा बंदा है यार। इसके विचार क्या है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत का ये सपोर्टर है, नेगेटिव लिबर्टी का सपोर्टर है ये स्टेट का पुलिस स्टेट कहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का काम सिर्फ इतना ही है जितना पुलिस का काम है, लोगों की सुरक्षा करना इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों से। कोई देश के अंदर उस पर कोई अटैक ना करे, और देश के बाहर से कोई अटैक हो जाए तो बस स्टेट उसकी सुरक्षा करे लोगों की, बस बाकी काम लोग खुद अपने आप ही कर लेंगे। कितना प्रोडक्शन करना है, कौन सा माल कहाँ बेचना है, क्या उगाना है, क्या नहीं करना है, फैक्ट्री कहाँ लगेगी, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ चलेगी, ये सब काम को लोग खुद करेंगे, ठीक है। मार्केट में प्राइस कितना होगा ये सब लोग खुद डिसाइड करेंगे। बट लोगों का जो काम है उसमें स्टेट अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो इससे लिबर्टी को खतरा हो जाएगा। इसलिए स्टेट एक पुलिस स्टेट होगी। कौन कह रहा है, हर्बर्ट स्पेंसर कह रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा अगर स्टेट कोई नियम बनाती है इससे, तो इस लोगों का लिबर्टी का खतरा हो जाएगा इससे, ठीक है, स्वतंत्रता का। नेक्स्ट क्या है, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। इन्होंने ये कहा कि अगर सरकार हस्तक्षेप करती है, स्टेट हस्तक्षेप करती है, तो लिबर्टी का खतरा है। इसलिए हस्तक्षेप का इन्होंने विरोध किया है, ठीक है। किसका, इंटरफेयर जो करती है उसका इन्होंने अपोज किया है। किसने, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लियो स्ट्रॉस के अनुसार। देखो थिंकर्स के नाम आ रहे इसके, कम से कम 5 से 6 थिंकर्स जिनके व्यूज़ आपको समझ में आ जाए, तो कम से कम 5 से 6 थिंकर्स के नाम और व्यूज़, उनके स्टेटमेंट, बुक्स वगैरह याद कर लेना, कम से कम 5 से 6 मिनिमम, ठीक है। लियो स्ट्रॉस क्या कहता है कि मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान का रिलेशन किसी दूसरे से भी है, इसलिए जो भी वो काम करता है उसका इम्पैक्ट दूसरे से भी पड़ता है ना। अब मान लो कि एक इंसान कोई काम कर रहा है, अब मैं आपको बताया नहीं कि डीजे वाले जो मैंने एग्जांपल था, उसको इम्पैक्ट आसपास के लोगों पे पड़ता है भाई, सोसाइटी में हम एक दूसरे से मिले जुले हैं। इसलिए प्रतिबंध होना ज़रूरी है। प्रतिबंध होगा तभी सभी की लिबर्टी सुरक्षित होगी, वरना एक की लिबर्टी के चक्कर में सभी को खतरे में नहीं डाल सकते। कौन कहता है, लियो स्ट्रॉस कहता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, ल्यूकस। इसकी एक बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के सिद्धांत, जो कि 1976 में आई थी। ये बंदा है वो, इसने अपने बुक में ये कहा है
कि इंसान क्या एक विवेकशील करता है, रैशनल एजेंट है, इसलिए उसको ये पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको अपने मर्जी पे छोड़ दो, जो मन में आए वो उसको करने दो, यही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वार्कर। वार्कर ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत, जो कि 1951 में आई थी, इसके अंदर इसने ये कहा कि लिबर्टी जो है वो एक मोरल है, वो एक नैतिक है। और एक थिंकर है जिसका नाम है इमैनुअल कांट। इसने बार्कर ने इमैनुअल कांट की जो विचारधारा है उसको ही कंटिन्यू किया और इसने ये कहा कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है। बार्कर भी यही कहता है कि एक इंसान अपनी लिबर्टी को ही यूज़ करके अपनी लिबर्टी, अपनी स्वतंत्रता के माध्यम से ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, क्योंकि वो एक साध्य है। वो किसी भी इंसान कोई इच्छाओं को पूरा करने का साधन बिल्कुल भी नहीं है। किसके द्वारा कहा गया है, कांट और वार्कर के द्वारा। और ये काम तभी कर सकता है जब वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। नेक्स्ट है एल.टी. होबाउस। इसकी बुक है द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के मूल तत्व, जो कि 1922 में आई थी। और इस बुक के अंदर इसने ये कहा कि एक व्यक्ति के पास अगर निरंकुश स्वतंत्रता होगी, निरंकुश मतलब कि उसकी इतनी स्वतंत्रता है कि बस कोई रोक टोक लगा ही नहीं रहा, जो मन में आ रहा है वो कर ही जा रहा है ना, कोई रोक टोक नहीं है इसके ऊपर। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, वही नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहा है जिसके अंदर कोई रोक टोक नहीं होती, ठीक है, तो निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ यह होगा कि बाकी सब घोर पराधीनता के बेड़ियों से जकड़े जाएंगे। इसका मतलब सिंपल इतना है, इनका ये कहना है यहाँ पे कि एक इंसान को अगर हम निरंकुश स्वतंत्रता दे देते हैं कि मन में जो है वो कर ले भाई, तू जा कर ले, तो इससे दूसरे लोगों की जो लिबर्टी है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि ये बंदा उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, यहाँ पे कमज़ोर लोगों को दबा दिया जाएगा, है ना, पराधीन लोगों को डराया सताया मारा जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, होब्स, टॉमस होब्स कहा जाता है इसे। इसका क्या कहना है भाई, इसका ये कहना है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सीमित कर देना चाहिए। सही से समझना भाई क्या कह रहा है यहाँ पे होब्स, ये बंदा है होब्स, देख लीजिए। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति की जो लिबर्टी है उसको लिमिटेड कर दो। जितनी व्यक्ति की लिबर्टी लिमिटेड होगी, स्टेट उतने अच्छे से काम कर पाएगा, और एक्चुअली में यही एक लिबर्टी की कंडीशन होगी, ये होब्स का कहना है। जैसे होब्स ने कहा कि व्यक्ति की लिबर्टी, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको कम कर दो, ठीक इसके अपोजिट जॉन लॉक जो है, इसने कहा कि नहीं भाई, व्यक्ति की लिबर्टी को लिमिट करेंगे, स्टेट की पावर को लिमिटेड कर दो, और जो लोग हैं उनकी लिबर्टी को अनलिमिटेड दबा के उनको स्वतंत्रता दो। कोई भी स्वतंत्रता में कमी होनी चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन है, जॉन लॉक है। क्लियर है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अर्नेस्ट वार्कर। इसने क्या कहा है, इसकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत तत्व। इस बुक के अंदर इसने स्वतंत्रता के 3 बातें बताई हैं। पहला है दैहिक स्वतंत्रता, जिसको फिजिकल फ्रीडम कहा जाता है। दूसरा है बौद्धिक स्वतंत्रता, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। और तीसरा है व्यवहारिक स्वतंत्रता, प्रैक्टिकल फ्रीडम। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, दैहिक का मतलब ये हुआ फिजिकल रूप से कि स्टेट किसी व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, यानी कि स्टेट ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि लोगों के जीवन खतरे में आ जाए, उसकी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। स्टेट वही काम करेगा जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित रहे और उसकी हेल्थ पे कोई खतरा ना हो। क्लियर है यहाँ पे, और वो अपना स्वतंत्र विचार दे सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया इसने वार्कर ने, बौद्धिक स्वतंत्रता, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। इंसान बिना किसी रोक टोक के जो उसके मन में है अपने मत और विचार को रख सके। यही बात जेम्स मिल ने भी कही थी। उसने कहा कि किसी के विचार सही हैं गलत हैं, फिर भी उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए। जेम्स मिल अभिव्यक्ति की आज़ादी का बहुत बड़ा समर्थक है, यानी राइट टू स्पीच का। उसने कहा कि कोई गलत भी कह रहा है तो उसको बोलने दो, और जो सही कह रहा है उसकी बात सुनो, इससे गलत और सही का पता चलता है। ये जेम्स मिल ने भी कहा था। ठीक है दोस्त, तो बौद्धिक स्वतंत्रता मतलब मत और विचार रखने की आज़ादी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्यवहारिक स्वतंत्रता, यानी कि प्रैक्टिकली जो फ्रीडम है हमारे पास, सिंपल ये है कि एक इंसान होने के नाते इंसान दूसरे इंसान से अपने रिलेशन बना सके, इसलिए उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। एक इंसान, हम अपने दोस्त बना सकते हैं, भाई बंधु बना सकते हैं, और हम अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकते हैं, लेकिन उनसे शादी नहीं कर सकते, कि गर्लफ्रेंड तो बना लोगे आप चोरी चुपके, पूरी आज़ादी है आप सभी को, शादी कैसे करो, ये दोनों को पेरेंट्स को बनाना बड़ा खतरा होता है भाई यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी।
नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कि नकारात्मक का मतलब यहाँ पे ये है जहाँ पे स्टेट आपकी स्वतंत्रता में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, और सकारात्मक का मतलब ये होता है जहाँ पे स्टेट हस्तक्षेप तो नहीं करेगी, लेकिन अगर आपके काम से किसी दूसरे को दिक्कत आती है तो उस टाइम आपकी लिबर्टी में वहाँ पे स्टेट इंटरफियर करेगी। तो सिर्फ इतना ही मतलब है। तो टॉपिक के बारे और समझते हैं थोड़ा डीपली में, ताकि समझ में आ जाएगा हमें। देखिए भाई, टॉपिक का मतलब यहाँ पे है नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। इससे पहले आपको इस बंदे का नाम बताना होगा दोस्त। इस टकले को सही से देखो। इस टकले का नाम है इज़ाया बर्लिन। क्या नाम है? इज़ाया बर्लिन। और इस बंदे ने अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में आई थी। इससे पहले लिबर्टी पढ़ा जाता था, लेकिन जब से इस बंदे ने 1958 में अपनी बुक के अंदर लिबर्टी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, जब से एक और कंसेप्ट निकल कर आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसलिए आपके सिलेबस में है और आपके एग्जाम में भी आने वाला है, आंसर देना पड़ेगा। देख लीजिए भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हम नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की। एक एक करके आप टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है, नकारात्मक का। तो इससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं भाई, जैसे कि देश के अंदर कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो कुछ लोग बीजेपी के सपोर्टर होंगे, कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्टर है, कुछ लोग आम आदमी पार्टी के सपोर्टर होंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 2 कंसेप्ट है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स है जो नेगेटिव के सपोर्टर हैं, वो कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव के सपोर्टर हैं। चलिए जानते हैं भाई कि नेगेटिव के सपोर्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाम आता है बेंथम का। प्लीज़ नाम जरूर याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है भाई, क्योंकि अब जब लिखोगे उसके अंदर तो पहले सपोर्टर बताना पड़ता है भाई, इसके बारे में किस किस ने कहा है। बेंथम ने, J.S. बील ने, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ ही लिया, इनकी थ्योरीज और इनके सोच क्या है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव कौन है बंदा। बेंथम है, J.S. मील है, बर्लिन है, ये इज़ाया बर्लिन, फ्रीडमैन है, एंड टोकविले है, स्पेंसर है, अभी बताऊंगा, इसका विचार बड़ा खतरनाक था। स्पेंसर है, एडम स्मिथ है, डेविड रिगार्डो है, एंड हैक है और नोजिक है। ये सारे नेगेटिव के सपोर्टर्स हैं। क्लियर है? यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। ये नेगेटिव लिबर्टी वाले कहते क्या हैं, यानी जितने भी थिंकर्स हैं जो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, इनका कहना क्या है, क्यों आखिर ये नेगेटिव लिबर्टी के अंदर इनको रखा जाता है। सबसे पहले ये कहते हैं कि प्रतिबंध बुरा है। अगर रेस्ट्रिक्शन लगाती है गवर्नमेंट या सरकार, स्टेट, तो इससे लोगों की जो आज़ादी है वो खतरे में आ जाएगी, इसलिए ये बुरा है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इमेजिन करो आप उस ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और उस सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट या स्टेट कोई भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है। आप किसी का मर्डर कर रहे हो, आप किसी को चक्कू मार दे रहे हो, आप किसी के भी घर में जाके कुछ भी लूट ले रहे हो, अब जो मन में आया वो करते जा रहे हो, ये है नेगेटिव लिबर्टी। आया आपको समझ में? हस्तक्षेप का अभाव, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना होगा स्टेट का, या स्टेट का रोल सिर्फ इतना होगा कि कोई अगर बाहर से आक्रमण कर दे हमारे देश के अंदर, तो देश उसको संभाल ले हमारा, बस हम पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए। तो स्टेट पुलिस स्टेट का काम करेगा, ये भी हमें समझा था। व्यक्ति विवेकशील है, एक रैशनल है, तो उसको खुद पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मार्केट भी लोग चलाएंगे। स्टेट के ऊपर जो गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ नाम मात्र की होगी। मार्केट के अंदर क्या प्राइस होगा, कौन से वस्तुओं को बनाना है, सर्विसेज क्या होगी, बैंक की इंडस्ट्री क्या लगेगी, इनकी पॉलिसीज़ लोग खुद अपने आप बना लेंगे। गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना होगा, लोगों की सुरक्षा करना। जैसे कि वोल्टेयर यहाँ पे कहता है कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। यानी कि नेगेटिव लिबर्टी वाले के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि आपके जो विचार है वो सभी लोगों तक पहुँचे, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन का बिल्कुल तरीके से कड़े शब्दों में अपोज करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। लो भाई, किसका कहना है? वोल्टेयर का कहना है। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ दो, यही तो लिबर्टी है। जो उसके मन में वो करे, जिसके पास कैपेबिलिटी है वो आगे बढ़ेगा, जिसके पास नहीं है वो मरेगा। जो बस यहाँ पे स्टेट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा इस नाम से भी कि नहीं भाई तुम्हारी हेल्प कर देते हैं हम, जैसे कि तुम आगे बढ़ो, नहीं, कोई स्टेट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। तो जो मन में है आप कर सकते हो। स्टेट वेलफेयर के नाम पे भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, ना ही लोगों की हेल्प करती है। किसके अंदर? नेगेटिव लिबर्टी के अंदर। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा कि मान लो 2
पौधे हैं और उनको एक साथ ही गमले में लगाया गया है, कहीं पे भी लगाया गया मान लो, और पानी भी दोनों पे सही से डाला गया, खाद भी डाली गई है, सीड्स वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से, एक तो सही से बढ़ गया और एक नहीं बढ़ पाया, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास कैपेबिलिटी नहीं थी बढ़ने की, उसको कुछ कमी रही और ये मुरझा गया भाई, और ये बढ़ गया अपने आप ही। तो हर्बर्ट स्पेंसर ये कहता है कि सेम यही कंडीशन है नेगेटिव लिबर्टी के अंदर, स्टेट को हेल्प नहीं करनी चाहिए, जिसके पास कैपेबिलिटी वो अपना आगे बढ़ जाएगा, जिसके पास नहीं है वो धरती का बोझ है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। अब मान लो कोई बीमार है, वो बेड पे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, वो जी के करेगा ही क्या, वो तो सिर्फ बैठे बैठे रोटियाँ तोड़ रहे हैं। ये हर्बर्ट स्पेंसर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा मेरे दोस्त, ध्यान रखना। तो इसलिए नेगेटिव लिबर्टी के अंदर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। अब जो लोग के पास पावर है वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं है तो वो मर जाएगा वहीं पे भाई, ये है नहीं। लेकिन अब आगे चल के क्या हुआ, ये सभी जो इनके थॉट्स हैं ना बड़े खतरनाक है। आगे चल के एक नया कंसेप्ट आ गया जिसका नाम था पॉजिटिव लिबर्टी, दैट मीन्स सकारात्मक स्वतंत्रता। अब ये क्या करेंगे, ये नेगेटिव लिबर्टी वाले जितने भी थे उनका ये खंडन करेंगे, उनका अपोज करेंगे। अब ये कहेंगे ऐसा क्यों भाई, जो बीमार है, जो बेड पर लेटा है, उनको ठीक भी तो किया जा सकता है, वहाँ पे स्टेट हेल्प भी तो कर सकती है। तो अब एक हेल्प यानी कि वेलफेयर स्टेट की बात आएगी, जहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी के जो मेन सपोर्टर्स हैं उसके अंदर रूसो आता है, कांट आता है, हीगल, ग्रीन, बोसांके, वार्कर, लोस्की, लियोस्ट्रोस एंड मैकफर्सन एंड जॉन रोल्स, ये सभी हैं पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स। हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा समझ में आ गई तो आपको पूरा नेगेटिव लिबर्टी समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई ऐसे थे नेगेटिव लिबर्टी वाले, क्या है बड़े खराब साले ये तो है। लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि नहीं, नेगेटिव लिबर्टी वाले यार उनको लगता था कि नहीं हम पूरे आज़ाद हैं और स्टेट का छोटा सा भी अगर हेल्प है तो समझ लो कि वो रेस्ट्रिक्शन ही हो सकता है और इससे लिबर्टी खतरे में आएगी। लेकिन आगे चल कर उनको एहसास हुआ नहीं भाई स्टेट भी है यार कुछ। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको मैं जॉन रोल्स का, ये क्या कहता है कि मान लो साइकिल है ना, और ये साइकिल की चैन है और यहाँ पे एक इंसान को बैठा हुआ है, दोस्तों मान लेना एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये चैन घूमती है, देखा वो साइड में घूमते हुए, मान लो उसकी एक कड़ी टूट जाए तो क्या होगा, ये पूरे चैन पे इम्पैक्ट डालेगा। एक कड़ी टूटने से पूरा चैन खराब, पूरे चैन का नुकसान हुआ इससे। वैसे ही अगर सोसाइटी में कुछ लोग बहुत ज़्यादा वीकर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं कि बेचारे कैपेबल नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या उनको ऐसे छोड़ देना चाहिए? तो वो क्या करेंगे, वो अपने उनके पास पेट तो है ना भाई, पेट को भरने के लिए वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे, अलग अलग वो गलत काम करने लग जाएंगे। इससे सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए जॉन रोल्स कहता है जो सोसाइटी में सबसे वीकर क्लास है, जो पिछड़े से भी पिछड़े हैं, जो मिनिमम जिनके पास उनको मैक्सिमम दो, इनकी हेल्प करो। तो यहाँ पे ये कहता है कि रिसोर्सेस उनको देख के ठीक किया जा सकता है। तो ये विचारधारा को लगती है हाँ ये बंदा सही कह रहा है भाई, जॉन रोल्स सही कह रहा है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव लिबर्टी में रखा जाता है। ये सभी इसके सपोर्टर्स हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी वालों को क्या कहना है। सकारात्मक समर्थक जो है ये स्वतंत्रता के समर्थक हैं और इनका ये कहना है, जिनमें सबसे पहले आते हैं लोस्की। इनकी बुक है लोस्की की भाई क्या, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि 1925 में आई थी। इनके द्वारा सिंपल ये कहा गया कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो लिबर्टी है, रेस्ट्रिक्शन होना ही लिबर्टी है। ऐसा क्यों? अब मान लो कि आप कुछ भी कर रहे हो और उससे दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपको बताया को मर्डर कर दे है, इस नाम पे कि भाई नेगेटिव लिबर्टी, यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन होगी नहीं यार। इसलिए रेस्ट्रिक्शन होने का मतलब ही लिबर्टी होता है। और एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है लास्की के द्वारा, क्या बताया गया इसके द्वारा, इसने कहा कि जो लिबर्टी है वो 3 प्रकार की है। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम। लोस्की यहाँ पे कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो, यानी कि इंसान के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो जिससे कि वो अपने आप को डेवलपमेंट कर सकता है। और आज भी यही है, हम सभी के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, हम अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई रुकावट तो नहीं है ना। तो यही तो पॉजिटिव लिबर्टी है ना। किसने कहा? ये कहा है लोस्की ने कहा है। लोस्की यहाँ पे कहता है कि बिना अधिकारों के स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। अगर हमारे पास सभी अधिकार है, हमारे पास इक्वलिटी है, हमारे पास जस्टिस है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास सेक्युलरिज्म, तमाम तरह जितने भी राइट्स हो सकते हैं, सभी राइट्स है, तो ही हमारे पास लिबर्टी होगी। क्योंकि लिबर्टी प्लस सारे राइट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। ये चीज़ ज़रूरी है कि उसके पास सभी राइट्स हो। इसलिए
लिबर्टी को अपनाने के लिए या लिबर्टी को सुनिश्चित करने के लिए, लिबर्टी की गारंटी के लिए इंसान के पास सभी राइट्स होने चाहिए, तभी उसके पास लिबर्टी हो। लोस्की यहाँ पे कहता है कि अधिकार, अवसर और उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जो आपको बता सके कि भाई आपके लिए उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। स्वतंत्रता के लिए ये तीनों ही बहुत ज़रूरी है, राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये 3 चीज़ है तो समझ लो कि आपके पास लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट कौन है? अमर्त्य सेन। इनके बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1999 में आई थी ये। और इस बुक के अंदर इन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होना। ये दोस्त एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं ये। अगर उनकी कैपेसिटी में डेवलपमेंट हो रही है, वो कुछ कर पाने के लिए सक्षम है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अब मान लो दोस्त कि एक इंसान यहाँ पे खड़ा है और एक इंसान यहाँ पे खड़ा है और इन दोनों को ही इस पुल को पार करके इस तरफ जाना है, इसमें आप सब, लेकिन ये जाने में कैपेसिटी इसके पास है, ये सक्षम है, ये शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और इसके बाद दिक्कत है कि भाई ये ना इसका एक पैर खराब है यहाँ पे, ठीक है, एक दिक्कत है, मतलब चल नहीं सकता ठीक तरीके से, तो बेचारा ये तो भाई हो जाएगा लेकिन बेचारा ये रह जाएगा। तो दोनों के लिए इस तरीके से कंडीशन बनाना कि ये भी पार हो और इस पुल को ये भी पार हो जाए। अब चाहे वो इसके लिए अलग से कोई गाड़ी हो या व्हील चेयर हो, जो भी हो, लेकिन इसके लिए भी सोचना, यही पॉजिटिव लिबर्टी है। मैकफर्सन यहाँ पे क्या कहता है कि जो लिबर्टी है वो एक रचनात्मक स्वतंत्रता है, क्रिएटिव फ्रीडम्स है, जिसके अंदर इंसान अपनी क्रिएटिविटी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कर सकता है, वही पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर। रूसो, हीगल और ग्रीन, अब इन तीनों की बात करते हैं जो कि पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर है। जैसे ग्रीन, टी.एच. ग्रीन इसका पूरा नाम है। इन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हों, यानी कि जो हम कर सकते हैं, अगर वो हम कर पा रहे हैं तो समझ लो आप स्वतंत्र हो। मैं एग्जाम्पल दूँ आप सभी को। अब मान लो कि एक इंसान, मैं बोलूँ कि भाई यार यूपीएससी क्लियर करना है यार और आईएएस बनना है, अगर कोई ये चीज़ कर पा रहा है तो वो स्वतंत्र है। आप पैसे कमा पा रहे हो तो आप स्वतंत्र हो। आप पानी में तैर पा रहे हो, स्विमिंग कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। आप कहीं जा पा रहे हो, कहीं आ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, चल पा रहे हो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, समाज के अंदर या आपकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ कर पा रहे हो तो आप लिबर्टी आपके पास है। अब ये आप कहने लग जाओ कि यार मैं उड़ नहीं पा रहा, कबूतर तो उड़ पा रहा है, तो कबूतर के पास स्वतंत्रता और मेरे पास नहीं है, तो ये चीज़ गलत है, आपके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है। अब आप ये कहने लग जाओ इस जगह पे यार कि यार मैं तो यार बहुत ज़्यादा ही काला हूँ और वो बंदा बहुत गोरा है, तो ये वो कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि भाई स्टेट ने उसको गोरा कर दिया, मुझे काला कर दिया। जब हमारे धर्म के बेस पे, हमारी शकल सूरत पे, हमारे लिंग जेंडर पे, हमारी बर्थ प्लेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए और हमें वो काम ना करने दिया जाए तो उस जगह पे खतरा है। अदरवाइज हम ये कहने लग जाए इलॉजिकल बात है कि भाई ये तो लॉजिक है ही नहीं भाई कि हम उड़ नहीं पा रहे यार, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये कहा है कि इसने ग्रीन के द्वारा कहा गया, जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। तो जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हो, और हम उस काम को कहने लग जाए जो कोई कर ही नहीं सकता और ये हम कहने लग जाए कि यार ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, यानी मेरे पास लिबर्टी नहीं है। ये चीज़ तो गलत है भाई। उड़ने वाली बात आपके पास थोड़ी, आपके पंख लगा देंगे और आप उड़ने लग जाओगे। हाँ, पापा की परी है ना, वो उड़ सकती है भाई, लेकिन आप नहीं उड़ सकते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैकफर्सन, ये भी पॉजिटिव लिबर्टी का सपोर्टर है। इसने क्या कहा कि स्वतंत्रता का मतलब है कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता। देखो इसने वर्ड यूज़ किया उदारवादी, और उदारवादी वही है जो कहते हैं कि स्टेट मिनिमम काम करेगा, बाकी लोग खुद ही अपना काम कर लेंगे। उदारवादी ये भी कहता है कि नहीं यार, कि अगर स्टेट को रेस्ट्रिक्शन लगाता है या स्टेट कोई काम करता है तो इससे लोगों की लिबर्टी को खतरा हो जाएगी। इसलिए उदारवादी के कारण से क्या हुआ है, जो स्वतंत्रता है इसका महत्व घट गया है। कौन कहता है ये? मैकफर्सन कहता है। इसलिए इसको पॉजिटिव लिबर्टी में रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम है, टेबल के रूप में है कुछ, ठीक है। क्या है वो? नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर। देखिए यहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। अब इस चीज़ को समझ गए, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको। पहला यहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी है, इसका मतलब सिंपल है, जो नेगेटिव लिबर्टी है इसके सपोर्टर कौन है? जो उदारवादी दृष्टिकोण है, जो लिबरल जितने भी थिंकर्स हैं वो सभी इसके सपोर्टर्स हैं। सही मतलब
जो नेगेटिव लिबर्टी वाले हैं, जो भी हमने देखा इस वीडियो के अंदर पहले भी आपको जो मैंने बताया था, जो व्यक्ति स्वयं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में समर्थ हो, उसे उनकी पूर्ति करते समय कोई भी बाधा नहीं होना चाहिए। यानी कि मेरे पास कैपेसिटी है, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, तो मैं तैर सकता हूँ भाई, और इस वजह से मुझे रोका जाए कि नहीं भाई मेरा धर्म ये है, या मैं उस फलाने जगह से आया हूँ इसलिए तू स्विमिंग नहीं कर सकता, तू यहाँ पे नहीं नहा सकता, तू यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, वरना तेरी परछाई किसी और पे जाएगी तो वो अछूता हो जाएगा, या मतलब समझ सकते हो कि इससे वो मतलब ये अशुद्ध हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ कहकर मेरे साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो यहाँ पे मेरी लिबर्टी पे खतरा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो मेरी कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मुझे काम करने दिया जा रहा है और पूरी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, जो मैं कर पा रहा हूँ वही मेरा आजू बाजू वाला इंसान भी कर पा रहा है, तो लिबर्टी है मेरे पास। तो ये है निगेटिव लिबर्टी। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबंध, बल प्रयोग और हस्तक्षेप नहीं होता। मन में जो है आपके वो कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी के भी दो टाइप्स है। पहला है लिबर्टेरियन व्यू और दूसरा है ह्यूमैनिटेरियन व्यू। स्वेच्छा तंत्रवादी दृष्टिकोण और मानवतावादी दृष्टिकोण। जो स्वेच्छा तंत्रवादी दृष्टिकोण है यानी लिबर्टेरियन व्यू है, ये निगेटिव लिबर्टी का आज मॉडर्न टाइम के अंदर, या आप कह सकते हो कि पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर निगेटिव लिबर्टी की बातों को दोहराता है या उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करने की बात कहता है। ये कहता है कि जिस तरीके से निगेटिव लिबर्टी में कोई भी इंटरफेयर नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं थी, वही सेम चीज़ें होनी चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर भी दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो लिबर्टेरियन वाले व्यूज़ हैं, तो ये कहता है लेजिस फेयर। लेजिस फेयर का मतलब क्या होता है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मार्केट है या आर्थिक जो व्यवस्था है, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन स्टेट का नहीं होना चाहिए, राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसको कहा जाता है लेजिस फेयर। क्लियर है यहाँ पे। लेकिन जो दूसरा है पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर, उसका नाम है मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमैनिटेरियन व्यू। ये क्या कहता है कि जो जिसके पास कैपेसिटी है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो आगे बढ़ने में असमर्थ है, जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, करना तो चाहता है बट वो अपनी कुछ कमी की वजह से वो नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, सरकार उसकी उचित सहायता करेगी ताकि वो आगे बढ़ जाए। जैसे कि शिक्षा देके उसको, और स्किल देकर उसको, रोज़गार देकर, एम्प्लॉयमेंट देके, उसके इलाज कर कर, मनोरंजन करके, सांस्कृतिक विकास कर कर, इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को उसको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो कैपेबल नहीं है वो भी कैपेबल बन जाए। क्लियर है यहाँ पे, ताकि उनके बराबर उनको बना दिया जाए जो आगे पहले से ही जा चुके हैं। यही तो दोस्तों मेन रीज़न है आरक्षण देने का, लेकिन उसको तो वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो आरक्षण की बात कह रहा हूँ मैं, उसको इसीलिए अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, सकारात्मक कार्रवाई कहा जाता है, और सकारात्मक कार्रवाई सकारात्मक स्वतंत्रता का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब एक टॉपिक है यहाँ पे, उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब क्या है। देखो, उदारवादी वही भाई जॉन रोल्स हो गया, जॉन लॉक हो गया, एंड होब्स हो गया, रूसो हो गया, हार्वर्ड स्पेंसर हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी हैं सबके सब, ये सब लिबरल वाले हैं, ये उदारवादी वाले हैं। ठीक है, तो उदारवादी का मतलब सिंपल मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जो स्वतंत्रता की बात कहते हैं, जो लोगों में समानता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, अन्याय की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि स्टेट मिनिमम काम करे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि लोग आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे तो स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर करे। नहीं नहीं भाई, जो जिसके पास अधिकार है, जिसके पास जो संसाधन है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े। यहाँ पे स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। डेमोक्रेसी की सपोर्ट करते हैं ये रूल ऑफ मेजोरिटी की बात करते हैं कि जो भी काम होगा वो बहुमत से होगा, लेकिन ये अल्पमत को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं हो भाई, अल्पमत का भी ध्यान रखा जाए जिनकी संख्या कम है। ठीक है, तो ये तो हमारे उदारवादी जी हो गए भाई। यहाँ पे क्या है, मार्क्सवादी। जब 18वीं सेंचुरी के अंदर 1750 से लेकर 1850 तक जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो उस टाइम क्या हुआ, सोसाइटी में दो वर्ग, दो क्लास का डेवलपमेंट हुआ, एक अमीर और एक गरीब। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक नई विचारधारा का उदय होता है, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो अपने विचार दिए उसको कहा गया मार्क्सवादी या मार्क्सवाद। क्लियर है यहाँ पे, जिसका ये कहना है कि असली स्वतंत्रता लोगों को तभी मिलेगी जब लोग व्यवस्थाओं का अभाव होगा। व्यवस्थाओं मतलब जो लोगों की मजबूरी है, जो लोगों पे अत्याचार है अमीरों के द्वारा गरीबों पे, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो असली में स्वतंत्रता लोगों को मिल जाएगी। आज के दिन क्या है, एक अमीर इंसान गरीबों से आज काम तो करवाता है लेकिन उसको उचित मजदूरी नहीं देता। सुबह उठा, बरस फ्रेश हुआ, काम पे गया, वहाँ से आया, शादी हो गई है तो ठीक है भाई, अपना बातचीत किया, थोड़ा ये हुआ, रात में 1-2 घंटे मिल के ठीक है, बेड हिलाया, सो गया, फिर सुबह उठा, काम खत्म। और यही सेम प्रोसीजर
चलता रहता है, ये प्रोसेस खत्म नहीं हो सकता। इस पूंजीवादी युग के अंदर जो पैसे वाला है वो पैसे वाला होता चला जाता है और जो गरीब है वो गरीब रह जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कहा है कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई है। कार्ल मार्क्स दोस्तों जरूर पढ़ लेना, अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। बहुत मस्त इसकी विचारधारा है। आप मेरी वीडियोज़ ही देख लेना, उसको मैंने बना रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा। तो ये कहता है कि जो पूंजीपति हैं, जो उदारवादी हैं, ये गलत है और इनके द्वारा ये समाज में असमानता बनी हुई है। रिसोर्सेज के ऊपर इन पूंजीपतियों का अधिकार है और बेचारे गरीब लोग रिसोर्सेज लेस हैं, उनके पास है ही नहीं कुछ भी यार। तो इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन ये खत्म तभी होगा जब इन पूंजीपतियों के रिसोर्सेज को स्टेट ले ले और सभी लोगों को गरीबों में बांट दे और पूंजीपति खत्म हो जाए। स्टेट इन सबको ख़त्म करे और जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो लोग अपना शासन खुद ही करेंगे और स्टेट की कोई नीड नहीं रहेगी। स्टेट को भी ख़त्म कर देंगे। अगर स्टेट रहेगा तो फिर से ये अमीर लोग आ जाएंगे, क्योंकि स्टेट अमीर लोगों का सपोर्ट करता है। स्टेट तो अंबानी या अडानी लोगों का सपोर्ट करता है मेरे दोस्त। तो यही कार्ल मार्क्स कहा गया है यार। इसलिए स्टेट को ख़त्म कर देंगे, ना रहेगा बीन ना बजेगी बांसुरी। मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं ये कि स्वतंत्रता मध्य युग से जब इसका उदय हुआ, जब इसकी मांग हुई, तो मध्य युग के बाद आधुनिक युग के अंदर, मॉडर्न एज के अंदर जब देशों को गुलाम बनाया गया, तो उस टाइम भी स्वतंत्रता का बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे मांग हुई। और इसके अंदर अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 और तमाम जितने भी यहाँ पे रेवोल्यूशन हुए हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जब एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन के कंट्री गुलाम हुआ करते थे तो इन कंट्रीज़ के द्वारा इन आंदोलनों से, इन रेवोल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। और इंडिया भी 219 में से शामिल है। भारत भी अंग्रेज़ों गुलाम हुआ करता था, अमेरिका भी अंग्रेज़ों गुलामी था। जब वो सब आज़ाद हो सकते हैं तो हम गुलाम क्यों नहीं आज़ाद हो सकते? यही एशियन अफ्रीकन कंट्रीज ने सोचा और बहुत तेज़ी से स्वतंत्रता की मांग हुई। आगे चल के स्वतंत्रता की मांग तो हुई और आज भी हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कई मायनों में असली स्वतंत्रता सिर्फ यही नहीं होती कि आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। हम जो मर्जी चाहे तभी कर सकते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज हों, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को उठाने के लिए हमारे पास साधन होने चाहिए। कहते हैं कि प्रतिभा तो है लेकिन साधन ही नहीं है। कि ऐसे कई लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। मान लो कि आपको एग्जांपल देता हूँ, वो सोचते होंगे यार कि एक जना यार कितना अमीर बंदा है यार, ये इसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, सारे यूजलेस हैं, क्योंकि वो एक आलसी तरह बैठा रहता है, उन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करता। जैसे कि हम सब सोचते हैं कि मेरे को यार 200 गज का प्लॉट कहीं मिल जाए, वहाँ पे बड़ी सी फैक्ट्री खोलूँगा, बहुत आगे ले जाऊँगा, कई लोगों को रोज़गार भी दूंगा, लेकिन यह क्या कर, रिसोर्सेज ही नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ तभी होगा जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इतने से लोगों के पास अगर ये लिमिटेशन में रह गया, इतने से लोगों का अधिकार इन रिसोर्सेज पे हो गया, तो इतने सारे लोगों का क्या होगा? असली स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब रिसोर्सेज के अंदर इक्वलिटी आएगी। ठीक है, तभी दोस्तों असली स्वतंत्रता मिलेगी, जो कि आज अमीर और गरीब के अंदर हमें देखते हैं यहाँ पे। इस तरह के दोस्तों कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता का महत्व इंसान के लिए उतना ही है जितना उसके लिए उसका आज के दिन पे मोबाइल फ़ोन है। कि स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंसान के रूप में हमें स्वतंत्रता चाहिए। अब इमेजिन करो कि आपके पास लिबर्टी नहीं है और आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे दोस्त रोमन साम्राज्य के अंदर हमने पढ़ा था, रोम एम्पायर के अंदर, कि दास हुआ करते थे। दास क्या थे? ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते थे, ये अपनी स्वामी की मर्ज़ी पे काम करते थे। जो उनसे वो कहेंगे भाई पंखा ही लाओ तो पंखा ही लाएंगे, पानी लाओ तो पानी लाएंगे, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करेंगे। इनको ख़रीदा बेचा भी जाता था, बहुत मतलब कि अत्याचार भी हुआ करता था। तो दास मतलब गुलामी, तो स्लेव्स जो हुआ करते थे। तो इसीलिए आज के इस टाइम में स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। आई होप दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो के बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा डेफिनेशंस डायग्राम के साथ बताया मैंने आप सभी को, एंड नेगेटिव पॉजिटिव हमने डिफरेंस देख लिया। नेगेटिव के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, स्टेट कोई वेलफेयर का काम नहीं करेगी, एंड पॉजिटिव के अंदर रेस्ट्रिक्शन होगा जहाँ पे नीड पड़ेगी, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और जो लोग कैपेबल नहीं है उनकी सरकार हेल्प भी करेगी। हर्बर्ट स्पेंसर की तरह नहीं नेगेटिव वाले के अंदर, कि जो बीमार है वो मर जाए, धरती का बोझ है वो कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का आपका डिफरेंस समझ में आ गया है। इसके नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको लेके उसको पढ़ लीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों पे शेयर कीजिए। कैसी लगी ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। जय हिंद, जय भारत।